है या नृत्य के लिए हुआ है या कला के लिए हुआ है, तो कौन सी कला के लिए हुआ है? ये बच्चा ड्रामा के लिए पैदा हुआ है या युद्ध के लिए पैदा हुआ है, ये तय उसी टाइम हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए, आपके पूरे स्कूली सिस्टम में, आपके पूरी सामाजिक ताने बाने में कहीं भी इस बात का कोई आदमी जिक्र नहीं करता, एक सिंगल आदमी जिक्र नहीं करता। अगर आपके बच्चे की उम्र 15 साल हो गई है ना, उसको कोसते हुए 15 साल हो चुके हैं आपको, और आपके पास इतना समय नहीं है कि उसको समझ लिया जाए। क्योंकि हमारा पेरेंटिंग कल्चर क्या है मालूम है? हमारे यहां समझाने पे बहुत फोकस किया जाता है, समझने पर फोकस नहीं है हमारा, समझाते रहते हैं। मालूम है, बेस्ट स्टूडेंट मतलब आदर्श शिष्य और आदर्श औलाद, ये दो बड़े सवाल हैं। आदर्श पुत्र या पुत्री, ये दो बड़े क्वेश्चंस, ये दो बड़े शब्द हैं जिनको बार बार बोला जाता है। मैंने एक दिन अपने एक टीचर से पूछ लिया, मैंने कहा आदर्श शिष्य कौन सा होता है गुरुजी? तो बोलते हैं जो अपने गुरु की, जो सीखने के लिए तैयार रहे और जो अपने गुरु की बातों को फॉलो करे। मैंने कहा गुरु गलत पढ़ा रहा हो तो भी, गुरु अगर शराबी है तो भी, गुरु अगर कोई रेपिस्ट है तो भी, गुरु को अगर पढ़ाई सिर्फ पैसे के लिए करवानी है, उसको सिर्फ पढ़ाता वो सिर्फ पैसे के लिए है या नौकरी के लिए तो भी, उसका पढ़ाना पैशन नहीं है तो भी चलेगा? नहीं। तो फिर आदर्श शिष्य की जरूरत कहां है हमको? हमको तो आदर्श गुरु की जरूरत है, नहीं? आदर्श माता पिता की जरूरत है, आदर्श बच्चे की जरूरत कहां है आपको? आपका बच्चा गाली दे रहा है, वो गाली सीख गया, मुझे बोला उसने गाली सीख गया। तो एक सेमिनार की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो उसने मुझे बोला कि आप इसका समाधान बताइए। मैंने कहा क्या समाधान है? कि गाली देना सीख गया। कितनी उम्र है उस बच्चे की? वो बोला 5 साल का है। तो मैंने कहा आज से पहले इसने गाली नहीं दी, तो मैं तो एचरज इस बात का है, क्योंकि बच्चे तो जब बोलना शुरू करते हैं गालियां तो तभी देना शुरू कर देते हैं, उनको मतलब ही नहीं पता होता उस गाली का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सोचिए, गाली देने के लिए जिन शब्दों का और जिन मात्राओं का इस्तेमाल किया गया है उस बच्चे ने, वो शब्द और वो मात्राएं उस बच्चे से पैदा होने से पहले वाला आदमी इस्तेमाल कर रहा है, कोई तो उसे पता चलता है कि गाली नाम की कोई चीज होती है। उसको क्या मालूम गाली क्या होती है? उसने तो सुन लिया, उसने कॉपी करना शुरू कर दिया, आपने रिएक्शन किया। अब क्या कर रहा है वो? आप सोचिए, हर आदमी को एक ही चीज चाहिए इस दुनिया में, एक ही चीज हर आदमी को। आप पैसा भी इसलिए कमाते हो, आप नौकरी भी इसलिए करते हो, आप दोस्तों की पार्टियों में भी इसलिए जाते हो, शादियों में भी इसलिए जाते हो, अच्छे बन कर भी इसलिए रहते हो, बाकी सब चीजों में भी इसलिए रहते हो कि आपको समाज से सम्मान चाहिए और एक्सेप्टेंस चाहिए। एक्सेप्टेंस, कि मेरी एक्सेप्टेंस हो जाए। इसीलिए हम वहां फंसते हैं जिन शब्दों को समाज में प्रचलित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ अपना गांव छोड़कर शहर आए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आए, पढ़ाई करवा रहे हैं। पढ़ाई करवाते करवाते मम्मी को उसके किसी बच्चे के फ्रेंड की मम्मा मिल गई, और वो बातचीत के दौरान उसने पूछ लिया कि आपका घर कहां है? कि जी मेरा घर यहां है, फलाने सेक्टर में है, 18 सेक्टर में बोल देते हैं। अच्छा, कब बनाया आपने? नहीं बनाया नहीं, किराए पर। अच्छा, किराए पर रहते हो? फिर दूसरी ने भी पूछ लिया किराए पर रहते हो? और वो जो चेहरे का जो बना भाव है ना कि किराए पर रहते हो, वो चूकता है सीधा यहां पे। और वो घर आते ही अपने पति को बोलती है कि एक घर तो होना ही चाहिए। वो बोल रहा है भगवान, हम बच्चों की पढ़ाई के लिए आए थे, उस पर फोकस कर लेते हैं। कहते ना ना, फिर भी छत तो चाहिए ना। और वो फोकस उस बच्चे से हटकर मकान की तरफ चलना शुरू हो जाता है। फिर प्लानिंग चालू हो जाती है कि कितना डाउन पेमेंट चाहिएगा, कहां से लोन कराएं, कहां लें, कितना किराया दे रहे हैं, कितना बचाना है, कितनी इंस्टॉलमेंट है। फिर वो चालू कहीं और ही होगी।
और वो बच्चा कहीं गायब हो गया सीन से। और मैं देख रहा हूं, तो मैंने पूछा कि आपने ये मकान बनाया क्यों था? तो बोले कि होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? रहने के लिए। तो क्या आप यहाँ परमानेंट रहने वाले हो? क्योंकि आज के टाइम तो जिनके बच्चे हैं, जैसे मैं अगर अपनी बात कहूं तो हम तो 5 भाई बहन हैं, ठीक है, लेकिन आज के जो पेरेंट हैं उनके तो एक, मेरे तो एक ही है, आपके भी 1 2 बस मैक्सिमम 3 बच्चे होंगे किसी के। तो आपके बच्चे ने भी प्लान कर रखा होगा कि मैं तो शादी के बाद या फिर मैं तो नौकरी के बाद यहां चला जाऊंगा। और मैक्सिमम जो शहरों के जो लोग हैं उनके बच्चे या तो उससे बड़े शहर में शिफ्ट होते हैं जॉब के लिए, या फिर विदेश में चले जाते हैं। उनके पास आखिर में कुछ नहीं रहता है, और वो जो खंडर उन्होंने बनाया था फिर वो भी किसी काम का नहीं, वो भी काटने को तोड़ता है। अब मैं सोच रहा हूं कि आपने ये सारा कुछ किया सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए, तो बच्चे को जो आपने बोलना शुरू किया कि बच्चे तुम्हें मेहनत करनी है, मैं आ रहा हूं क्लास में मैडम के पास, यू कैन डू बेटर वाली पे, तो मैं पूछ रहा हूं कितना बेटर और कितना सफिशिएंट रहेगा, कितने मार्क्स सफिशिएंट रहेंगे? अभी एक सुर में आप सारे मुझे बता सकते हैं, क्लास में बच्चा 8 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े, मुझे एक बार सारे पेरेंट एक सुर में बताइए, पहले नंबर पर कितने बच्चे आ सकते हैं? रैंक 1 कितने बच्चों का हो सकता है? एक ही बच्चे का जी। सबके बराबर हो जाए तो भी नहीं, हाँ जी, सारे हो जाए तो मान लो सबके 100 में से 100 हो जाए तो एक्चुअली एक रैंक तब भी एक बच्चे का ही आएगा। जब हम बड़े एग्जाम में जाते हैं ना तो वहां कैलकुलेट करते हैं कि भाई 600 में से किसी के 596 आ गए और दूसरे बच्चे के भी 596 आ गए, तो चेक करेंगे दोनों में से मैथ्स में किसके ज्यादा है, मैथ्स में बराबर हैं, फिजिक्स में किसके ज्यादा है वो भी बराबर है, केमिस्ट्री में जिसके ज्यादा है उसको रैंक छोटा मिल जाएगा, मतलब वो पहले नंबर पर आ जाएगा। बट अगर दोनों के तीनों सब्जेक्टों में बराबर हो ना, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम होगी उसके साल से हो जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो तो फिर क्या पता टाइम ऑफ बर्थ देखने लग जाए, एक आधे सेकंड का फर्क हो जाए। मतलब एनी हाउ किसी भी तरह से वो रास्ता निकालेंगे कि घर से कितने डिस्टेंस है, वो कौन से शहर का है, परमानेंट रेजिडेंस कहां है, 100 बातें कुछ भी हो सकती है। बट पहले रैंक पर एक ही बच्चा हो सकता है, दूसरे रैंक पर कितने बच्चे हो सकते हैं? एक। तीसरे पर एक, चौथे पर एक। अगर 40 बच्चे हैं, 40वें रैंक पर कितना हो सकता है? एक। तब भी एक। कहने का मतलब यह हुआ, अगर आपके बच्चे की क्लास में 40 बच्चा है, एक बच्चा ही पहले नंबर पर आएगा और एक बच्चा ही 40वें पर आएगा और बाकी के इनके बीच में आएंगे। डन जी जी। चलिए, अब ये चले गए स्कूल में देवेंद्र जी, और मैडम ने कहा कि थोड़ा बच्चा ना ध्यान नहीं दे रहा है, पीछे ठीक पिछले वाले टेस्ट में बढ़िया था, अब के बारे टेस्ट में इसकी थोड़ी मेहनत कराओ। तो दोनों ने घर पे प्लान किया कि वो वाला मास्टर जी ठीक नहीं है, वो मैडम तो अपने बर्तन साफ करते रहती है जब ट्यूशन का टाइम होता है ना, उससे हटवा के दूसरे वाली मैडम के पास रखो, है ना, ऐसा करते रहते हैं ना। और फिर कहते हैं चलो इसका टीचर बदल दो, टीचर बदल दिया और बच्चे ने मेहनत करी, ये था बच्चा सेकंड पोजीशन पर, अब आ गया फर्स्ट पे, ये जोर लगा के पहले पे आ गया, तो जो पहले वाला वो कहां जाएगा? दूसरे किसी और पॉइंट पे चला जाएगा नीचे। अच्छा मुझे बताइए, इस पूरी 40 बच्चों की क्लास में सबसे सेटिस्फाइड पेरेंट कौन होगा? फर्स्ट वन, जो पहले नंबर पे होगा। भाई साहब बहन है आपको, पहले नंबर वाला पता है क्या बोलता है? जैसे ही आएगा ना, मम्मा मैं क्लास में फर्स्ट आया, तो मम्मा पता है क्या बोलती है? चारों सेक्शनों में कौन फर्स्ट आया? वो उस फर्स्ट में खुश नहीं होती है, उसको चारों में फर्स्ट चाहिए था। यार उसके ज्यादा हाथ हैं क्या? वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, तेरे से ज्यादा अच्छी ट्यूशन है, तेरे से ज्यादा अच्छे सुविधाएं मिली हुई हैं, वो सवाल पूछे जाते हैं। और मान लो वो चारों में हो जाए, मान लो बोर्ड की क्लास है ना 10वीं क्लास, और वो चारों सेक्शन में स्कूल टॉप कर ले,
तो सबसे अगला सवाल ये हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट में कौन फर्स्ट आया? तो थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाता, तो थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो तू स्टेट में टॉप आता, तो थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो तू सीबीएसई टॉप करता। तेरा इतना रैंक होता, थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो इतना इंजीनियरिंग वाले में होता, इतना मेडिकल वाले में होता, थोड़ी और मेहनत कर लेता। एवरी चाइल्ड इन द सोसाइटी इज फेसिंग दिस डायलॉग कि थोड़ी सी और मेहनत कर लेता। एवरी किसी की मेहनत सफिशिएंट हो ही नहीं रही है। मेडिकल पीजीआई है आपके पास में, चंडीगढ़ में रहते हो आप लोग, आप रोज समय निकाल करके कभी भी चंडीगढ़ का लोकल आदमी पेरेंट जाइए एक बार। मैं गया अपने रिसर्च के दौर में, जितने डॉक्टर्स वहां रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके साथ दोस्ती करने, उनके साथ कैंटीन में बैठ करके उनसे उनकी बातें सुन करके, उनसे फिर थोड़ी बहुत चैटिंग करके, उनसे थोड़ी बहुत बात करके आपको पता चलेगा दे हेट देयर लाइफ्स। खुश नहीं हो अपनी जिंदगी से डॉक्टर बनके। और ये मैं 90% से ज्यादा डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां वो असल में समाज में एक्सेप्टेंस के चक्कर में आ गए, क्योंकि हमने समाज में एक नियम बना रखा कि सबसे इंटेलिजेंट तो मेडिकल पढ़ेगा, उससे अगले वाला नॉन मेडिकल पढ़ेगा, उससे अगले वाला कॉमर्स पढ़ेगा, उससे अगले वाला ह्यूमैनिटीज में। यही बना रखा हमने ना। तो बच्चे के ऊपर अगर ये लेबल लग जाएगा इनका बच्चा ह्यूमैनिटीज में है, तो मां बाप को ऐसा लगता है कलंक लग गया माथे पर, तो वो कोशिश करके किसी भी तरह से, वो और कुछ नहीं होता, कहीं इंजीनियरिंग में नहीं होता तो कोई बीएससी कर लियो, कुछ ना कर लियो, पर 8 करोड़ में चाहिए। ये मैं अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज होने लगा है, मैं ये तब की भी बात कर रहा हूं, ये उस वक्त की हो रहा है जब मैं आज से 23 साल पहले इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। अब उस बच्चे के मार्क्स कभी सफिशिएंट नहीं होते हैं। अब ये बात है कि तुम थोड़ी सी और मेहनत कर लेते, ये पूरी क्लास में कितने बच्चों को सुनना पड़ रहा है? सबको, 40 के 40 सबको। ठीक है जी, सभी को सुनना पड़ रहा है। सभी को ये कितनी बार सुनना पड़ रहा है? हर बार, हर क्लास टेस्ट में, हर यूनिट टेस्ट में, हर फाइनल एग्जाम में, हर साल, हर रोज सोते हुए, पढ़ते हुए, हंसते हुए नंबर आते हैं, तब भी जब कोई चर्चा करता है तब भी हर रोज ये सुनना पड़ रहा है, थोड़ी सी और मेहनत करनी है। जो आदमी अपने जीवन में, अपनी जिंदगी के पहले 16-17 साल ऐसे गुजार दे जिसने कभी अपनी अकल का इस्तेमाल ना किया हो, जानते हो आप ना, आपके बच्चे की जो